का कमर। सांची जब श्री के सामने बिस्तर पर बैठती है तो उसका चेहरा देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि सांची देखती है कि श्री की आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी और उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। सांची आंसू देखकर घबरा जाती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उससे हैरानी से कहती है, दीदू क्या हुआ दीदू, आप रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? क्या ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हो रही है? क्या माँ ने या किसी और ने आपके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती की है? भूलिए ना दीदू, कुछ तो बोलिए, मुझे घबराहट हो रही है। बताइए ना, आप रो क्यों रही है? क्या उस लड़के ने कुछ कहा है आपसे? श्री जब सांची के मुंह से अभय का जिक्र सुनती है तो वो और जोर जोर से रोने लगती है और उसके गले लग जाती है। उसे ऐसे जोरों से रोता देख सांची और घबरा जाती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहती है, दीदू प्लीज बताइए ना क्या हुआ? दीदू मुझे अब डर लग रहा है। फिर सांची श्री को खुद से अलग करती है और उसका हाथ अपने सर पर रखकर उससे कहती है, दीदू आपको मेरी कसम है, सच सच बताइए क्या हुआ है? आप रो क्यों रही है? श्री सांची की बात सुनकर रोते हुए उसे अभय के बारे में सब कुछ बता देती है। श्री की बात सुनकर सांची शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है, क्या मतलब जो आपको देखने आए थे वो वही इंसान है जिसे आपने थप्पड़ मारा था और आपने ऐसे इंसान से शादी करने के लिए हाँ कह दी, वो भी मेरी वजह से। दीदू क्या आप अपनी सांची को जानती नहीं? आपको क्या लगता है कि कोई भी ऐरा गैरा आएगा और मेरे साथ कुछ भी करके चला जाएगा? दीदू आपकी सांचू बहुत बहादुर है, उसके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है और आपको मेरी वजह से ऐसे घटिया इंसान से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी माँ के पास जाती हूँ और उन्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। ये कहकर सांची बिस्तर से उठकर जाने लगती है। सांची की बात सुनकर श्री घबरा जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोककर उससे कहती है, कुछ नहीं कहेगी वरना वो इंसान तुझे। श्री की बात सुनकर सांची उसका हाथ पकड़ती है और दोबारा बिस्तर पर बैठकर उसे शांत करते हुए कहती है, दीदी पहली बात आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है और दूसरी बात आपको लगता है कि आपकी सांचू आपको तकलीफ में देखकर खुशी से जी पाएगी। आपको तकलीफ देकर मिली हुई जिंदगी से अच्छा तो मैं मर। सांची इससे आगे कुछ कह पाती तभी श्री उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे रोक देती है और उससे गुस्से से कहती है, सांचू खबरदार, जो अपने मुंह से ऐसी बात निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर श्री उससे प्यार से समझाते हुए कहती है, सांचू तू मेरी बहन ही नहीं, मेरी बेटी जैसी है। मैंने तुझे अपनी छोटी बहन से ज्यादा बेटी की तरह प्यार किया है। मैं तेरी जान बचाने के लिए दुनिया का बड़े से बड़ा दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरी वजह से तुझे कुछ हो गया, इसीलिए तुझे मेरी कसम है तू माँ से या किसी से कुछ नहीं कहेगी। श्री की बात सुनकर सांची खड़ी होती है और उससे थोड़े गुस्से से कहती है, दीदू आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप कह रही हैं कि मैं चुप रहूं और आपकी जिंदगी को बर्बाद होते हुए देखूं? कभी नहीं, मैं माँ को सब सच सच बताकर ही रहूंगी। सांची की बात सुनकर श्री खड़ी होती है और उससे थोड़े गुस्से से कहती है, मैंने कहा ना कि तू माँ से कुछ नहीं कहेगी। अगर तूने माँ से कुछ कहा तो तू मेरा मार मुंह देखेगी। श्री की बात सुनकर सांची शॉक्ड हो जाती है और जैसे ही उससे कुछ कहने वाली होती है तभी बाहर से नीलम जी की आवाज आती है, अरे श्री बेटा जरा बाहर आना, तुमसे कुछ बात करनी। नीलम जी की बात सुनकर श्री अपने हाथ से अपने आंसू साफ करती है और उनसे थोड़ा जोर से कहती है, जी मां। Srirachi Sports presents Calcutta Football League 2024 and this is match number 12, East Bengal versus Tollygunge Agrigami. As many as 8 goals were scored. This is the first goal scored by East Bengal. That was Shamal Besra scoring the first goal and through a deflection, and this was a terrible mistake from the Tollygunge Agrigami keeper. Aman CK scoring that from left. What a mistake from the keeper, and this is the penalty that was awarded. No problem. मैं अब उस इंसान से बात करूंगी जिसकी वजह से यह सब कुछ शुरू हुआ है, अभय प्रताप सिंह। ये देखो, अब मैं भी देखती हूँ तो तुम मेरी दीदी से कैसे शादी करते हो। अगली सुबह प्रताप मेंशन में सब अपना काम कर रहे थे। आज प्रताप मेंशन में सिर्फ सर्व के अलावा कोई नहीं था।
पूनम जी मंदिर गई थी, देवराज जी और अभय ऑफिस गए थे और संध्या रोज की तरह अपने कोलाज गई थी। आरव भी ऑफिस जाने वाला था, पर उसकी एक फाइल मिल नहीं रही थी, इसलिए वो उसे ढूंढ रहा था। वहां हर रोज की तरह शांति थी, या यह कह लो कि सन्नाटा था, लेकिन वह नहीं जानते थे कि उस शांति को भंग करने एक तूफान उनकी तरफ तेजी से चला आ रहा है, और वह तूफान था हमारी सांची। सांची सुबह जल्दी सबको कोलाज का बोलकर घर से जल्दी निकल गई थी। उसने आज सोच लिया था कि वह किसी भी कीमत पर अभय से बात करेगी और उससे शादी को तोड़ने के लिए कहेगी। यही सोचकर सांची प्रताप मेंशन की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद सांची प्रताप मेंशन पहुंचती है और वहां के दरवाजे पर खड़े होकर जोर से चिल्लाती है, अरे ओ अभय प्रताप सिंह, कहां हो? हिम्मत है तो बाहर आओ। मेरी भोली भाली दीदू को ब्लैकमेल कर कर उनसे शादी करने का प्लान है ना तुम्हारा? मैं भी देखती हूं तुम मेरी दीदू से शादी कैसे करते हो। अरे बाहर आओ। सांची चिल्ला रही थी कि तभी एक गार्ड उसके पास आता है और उससे थोड़ा गुस्से से कहता है, कौन हो तुम और यहां पर चिल्ला क्यों रही हो? सांची उस गार्ड की बात सुनकर उसकी तरफ मुड़ती है और उससे कहती है, कौन हो से तुम्हारा मतलब है? दिख नहीं रहा? मैं लड़की हूं और मैं चिल्ला नहीं रही हूं, तुम्हारे मालिक को बाहर बुला रही हूं, लेकिन तुम्हारा मालिक है कि बाहर ही नहीं आता है। ये कहते हुए सांची वहीं खड़ी एक लाल कलर की गार्ड पर हाथ रख देती है। सांची के हाथ रखते ही वो आदमी सांची को डांटते हुए उससे कहता है, ऐ लड़की क्या कर रही है? हाथ हटा, ये हमारे छोटे मालिक की सबसे पसंदीदा कार है। अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो छोटे मालिक तुझे छोड़ेंगे नहीं। सांची जब उस गार्ड की बात सुनती है तो कुछ सोचते हुए खुद से कहती है, छोटे मालिक? बड़े मालिक शायद उस अभय के पिताजी होंगे और छोटे मालिक शायद खुद अभय। तो ये अभय प्रताप सिंह की पसंदीदा गाड़ी है। फिर सांची उस कार को ऊपर से नीचे तक देखकर एक डेविल मुस्कान मुस्कुराती है। फिर उस गार्ड को देखकर भोली सी सूरत बनाकर उससे कहती है, अच्छा ठीक है, अब मैं ना आपके छोटे मालिक की कार छूंगी और ना ही चिल्लाऊंगी, पर क्या आप जरा अंदर जाकर उन्हें बुला देंगे? मुझे उनसे बस 2 मिनट का काम है, मैं उनसे मिलकर चली जाऊंगी प्लीज। सांची की बात सुनकर वो गार्ड कुछ सोचता है और उससे कहता है, ठीक है ठीक है, तुम यही खड़ी रहो, मैं अभी छोटे मालिक को जाकर बुलाता हूं। सांची उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और उसे जाते हुए देखती है। उसके जाने के बाद सांची उस कार के इर्द गिर्द घूमते हुए खुद से कहती है, तो ये अभय प्रताप सिंह की पसंदीदा गाड़ी है। पसंद तो काफी अच्छी है जनाब की, लेकिन अफसोस अब ये गाड़ी पहले जैसे नहीं रहेगी। अभय प्रताप सिंह, मेरी दीदू को ब्लैकमेल कर कर उन्हें तकलीफ देने की हिम्मत की है ना तुमने, तो अब देखो मैं तुम्हारी इस गाड़ी का क्या हाल करती हूँ। फिर सांची अपने बालों में से एक हेयर पिन निकालती है और उस कार पर स्क्रैच करने लगती है और उसके टायर में से हवा निकालने लगती है। सांची तीनों टायरों की हवा निकाल चुकी थी और चौथे टायर की हवा निकाल रही थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सांची उस टायर की हवा निकाल ही रही थी कि तभी आरव मेंशन से बाहर आता है। आरव जब दरवाजे से बाहर आता है तो अपनी गाड़ी के पास किसी लड़की को कुछ करते हुए देखकर गुस्से से उससे कहता है, ए लड़की, क्या कर रही हो तुम? उसकी बात सुनकर सांची खड़ी होती है और झट से उसकी तरफ पलटती है। सांची जब आरव की तरफ पलटती है तो उसे देखकर आरव उसे देखता ही रह जाता है। सांची को देखकर आरव का गुस्सा पल में गायब हो जाता है। सांची की बड़ी बड़ी आंखें, लाल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, उसके हवा से उड़ते रेशमी बाल और परफेक्ट और सेक्स फिगर, उन सबको देखकर आरव उसे एकटक देखता ही रह जाता है। वही सांची आरव को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उससे कहती है, हम तो तुम हो अभय प्रताप सिंह, जिसने मेरी दीदू को ब्लैकमेल कर कर उनसे शादी के लिए हाँ कहलवाया है। मेरी एक बात कान खोलकर सुनो मिस्टर, मेरी दीदू तुमसे कभी शादी नहीं करेगी, समझे? और अगर तुमने मेरी दीदू को ब्लैकमेल कर कर उनसे शादी करने की या किसी भी प्रकार की जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा भी मैं वही हाल करूंगी जो तुम्हारे इस स्टील के डब्बे का किया है, समझे? सांची जहां आरव को गुस्से से डांट रही थी, वहीं आरव उसे एक प्यारी मुस्कान के साथ देख रहा था।
सांची की बात सुनकर आरव एक नजर अपनी गाड़ी को देखता है। आरव अपनी गाड़ी को देखकर फिर सांची की तरफ देखते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि यह कार किसकी है? आरव की बात सुनकर सांची एक नजर कार को देखती है, फिर उसे देखकर उसे लापरवाही से कहती है, हाँ पता है, यह इस हवेली के छोटे मालिक अभय प्रताप सिंह की गाड़ी है। सॉरी गाड़ी थी, अब यह खाली टीन का डब्बा है। इसके टायर तो अब किसी काम के रहे नहीं, तो अब ये चलेगी तो है नहीं, तो अब तुम इसे धक्का लगाना पड़ेगा। सांची आरव से ये सब कह ही रही थी कि तभी एक नौकर वहां आता है और आरव की गाड़ी की हालत देखकर आरव के पैरों में गिरकर उसके आगे अपने हाथ जोड़कर उससे घबराते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए आरव बाबा, हमें नहीं पता कि ये लड़की यहाँ कब आई और अपनी गाड़ी के साथ इसने ये सब कब किया। उस आदमी की बात सुनकर सांची शॉक्ड हो जाती है और उस नौकर के पास जाकर उससे अपनी शॉक्ड आवाज में कहती है, क्या कहा तुमने आरव बाबा? इसका मतलब ये अभय प्रताप नहीं है और ये गाड़ी भी अभय प्रताप की नहीं है। ये कहकर सांची अपनी रोनी सी सूरत बनाकर उस गाड़ी को देखकर कुछ सोचने लगती है। वही आरव सांची की रोनी सूरत देखकर मुस्कुराता है और उस नौकर को जाने का इशारा करता है। आरव का इशारा पाकर वो नौकर अपनी गर्दन झुकाकर वहां से चला जाता है। उस नौकर के जाने के बाद आरव सांची के पास जाता है। आरव जब सांची के पास जाता है तो वो देखता है कि सांची खुद में ही कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। आरव उसे बड़बड़ाता देख उसके मुंह के नजदीक अपना कान ले जाता है। आरव जब सांची के मुंह के नजदीक अपना कान ले जाता है तो वो सुनता है कि सांची उस कार को देखते हुए अपनी रोनी सूरत बनाकर खुद को कोसते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। ये तूने क्या किया सांची? तूने अभय प्रताप की जगह आरव प्रताप की गाड़ी का ये हाल कर दिया। करने कुछ और आई थी और कर कुछ और दिया। तेरा कुछ नहीं हो सकता। सांची दीदू सही कहती है कि मैं जहां जाती हूँ वहां गड़बड़ ही होती है। अब क्या करेगी तू? कैसे निकलेगी यहाँ से? ये तुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। जो हाल तूने इसकी गाड़ी का किया है उससे भी बुरा हाल ये तेरा करेगा। आरव जब सांची की बातें सुनता है तो मुस्कुरा देता है। सांची ये बड़बड़ा ही रही थी कि उसका बड़बड़ाना सुनकर आरव उसके कान में धीरे से फुसफुसता है, क्या सोच रही हो? आरव की बात सुनकर सांची उसकी तरफ पलटती है और नर्वसनेस से हंसते हुए उससे कहती है, मैं क्या सोचूंगी? मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। आप आरव प्रताप सिंह हैं, अभय प्रताप सिंह नहीं है ना? उसकी बात सुनकर आरव मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। आरव का इशारा देखकर सांची अपने कदम थोड़े थोड़े पीछे लेते हुए उसे फिर से कहती, हाँ तो ये खटारा है मैम, मेरा मतलब है ये गाड़ी आपकी है, अभय प्रताप की नहीं, जिसको मैंने खराब कर दिया। अब आप अपनी गाड़ी खराब करने की सजा मुझे देंगे। आरव उसकी बात सुनकर उसकी तरफ बढ़ते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। सांची उसका इशारा देखा थोड़ी घबरा जाती है और अपने कदम पीछे लेते हुए नकली हंसी हंसते हुए उसे धीरे से कहती है, तो आप मुझे सजा देंगे? तो मैं पागल थोड़ी हूँ जो यहाँ खड़ी रहूंगी, मैं निकलती हूँ यहाँ से बाई। ये कहकर सांची जल्दी से मेन गेट की तरफ भागती है। उसे यूं भागता देख आरव तिरछी मुस्कान मुस्कुराता है और अपने आदमियों से अपनी कड्डी एचक आवाज में कहता है, ए पकड़ो इसे, अगर ये यहाँ से भागी तो तुम लोग की खैर नहीं। आरव की बात सुनकर उसके सारे गार्ड सांची का रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। सांची उन गार्ड्स के रास्ता रोकने की वजह से रुक जाती है। वो गार्ड्स सांची के रुकते ही उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। सांची उन गार्ड्स को अपने करीब आता देख अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेती है और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपकी बहन जैसी हूँ, प्लीज जाने दीजिए, वरना वो आपका खड़ूस मालिक मुझे पता नहीं क्या सजा देगा। मैंने उसकी खाटारा जो खराब कर दी है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। सांची ये सब बोलते हुए पीछे होती जा ही रही थी कि तभी सांची आरव से टकरा जाती है। आरव से टकराते ही सांची उसकी तरफ पलटती है और उसे अपनी मासूम नजरों से देखने लगती है। वही आरव सांची की मासूम नजरों और उसके चेहरे को देखकर एक शातिर मुस्कान मुस्कुराता है और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। आरव क्या करेगा सांची के साथ और क्या सांची की ये हरकत पड़ जाएगी उस पर महंगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का नेक्स्ट चैप्टर।